हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कवर कर रहे हैं तपस्या नोट्स के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास, और जो कि आज हमारी लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही बेहतर तरीके से इसकी मैंने क्लासेस भी कराई हैं और बहुत बेहतर तरीके से इसके हैंड रिटन नोट्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स को शामिल किया गया, टॉपर्स की कुछ नोट्स को शामिल किया गया, साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक्स को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये पूरी तरीके से हैंड रिटन है, और साथ ही साथ आपके जो हर एक चैप्टर का जो क्रक्स होता है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि एवरी चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और किस तरीके की पता होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। आप इसके लेक्चर्स भी देख सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज ये लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से तपस्या नोट्स में जो टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, उसमें 2 सब्जेक्ट आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स आपका साथ में चल रहा था, और बाकी आप कौन सा सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, उसकी क्लास देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसका नाम लिख दीजिएगा। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं शरद यादव, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो इससे पहले का सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया गया था, साथ ही साथ क्लाइमेटोलॉजी को भी कंप्लीट किया गया, और सबसे लास्ट में आपके महासागर का जो विज्ञान होता है, जिसको हम लोग कहते हैं समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी को भी कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट बच रहे थे, जो कि आपका एक ज्वार भाटा से संबंधित था, जो प्रीलिम्स के लिए स्पेशली महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ ही साथ आपके कोहरे बनने की जो प्रवृत्ति होती है, या तापीय विलोमता जिसे हम कहते हैं, इस पर भी हमारा डिस्कस होना बाकी है। तो आज ये दोनों टॉपिक मैं डिस्कस कर दूंगा, और उसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम ज्वार भाटा के बारे में सबसे पहले समझते हैं। ज्वार और भाटा, ज्वार को हम कहते हैं टाइड और भाटा को कहते हैं एब। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज्वार और भाटा कैसे उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः जब पानी ऊपर उठता है, जैसे समुद्र का जो जल होता है, जब समुद्र की लहरें जब ऊपर उठती हैं तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब नीचे गिरती हैं, यानी ये गड्ढा बनाती हैं, तो उसे हम भाटा कह देते हैं। लेकिन ये होता क्यों है, किस अवस्था में होता है, और कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, कब लघु ज्वार आता है, कब दीर्घ ज्वार आता है, ये सभी चीज़ें आज हम समझ लेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे न्यूटन का एक संतुलन लॉ लगता है। कौन सा? संतुलन सिद्धांत, जैसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लॉ, यानी किसी भी चीज़ को बैलेंस करने की प्रवृत्ति। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपके सामने पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है। इन्हीं तीनों की क्यों बात हो रही है? क्योंकि हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह होते हैं, उनमें से एक पृथ्वी होती है, और हमारा सौर मंडल किसके आकर्षण के साथ जुड़ा हुआ है, किसके गुरुत्वाकर्षण बल में जुड़ा हुआ है? सोलर के, अर्थात सन के। और साथ ही साथ पृथ्वी को प्रभावित करने वाला जो चंद्रमा है, इसका मून, जो कि इसका एक क्या है, सैटेलाइट हो गया एक तरीके से, ठीक है, उपग्रह जिसे हम कहते हैं, तो चंद्रमा हो गया। तो एक तरफ चंद्रमा खींचता है, एक तरफ सूर्य खींचता है, और फिर इन दोनों के बदले में पृथ्वी अपना बल लगाती है बैलेंस करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि पृथ्वी को चंद्रमा भी अपनी ओर खींचता है, सूर्य भी अपनी ओर खींचता है, और ऐसी स्थिति में जब अपनी ओर ये खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं समुद्र की जो जल होती है, जो लहरें होती है, वो ऊपर की ओर उठ जाती है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ जैसे लगता हो। और उसके बियॉन्ड, उसके जस्ट अपोजिट, पृथ्वी अपने आप को बचाने के लिए एक पीछे की ओर बल लगाती है, और जिससे एक बैलेंस बना रहता है, और इसी को कहते हैं न्यूटन्स का लॉ, जो इस पे काम कर रहा है। सामान्यतः अगर हम देखते हैं कि पारस्परिक आकर्षण बलों से ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? समुद्र जल स्तर में अगर वृद्धि होती है तो उससे ज्वार की उत्पत्ति होती है, और समुद्र जल स्तर में अगर कमी होती है तो उससे भाटा की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूं आपको, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है आपकी, और अर्थ के सामने जब आपका ये मून होता है, जो मून क्या करता है, चंद्रमा, ये अक्सर देखोगे आपकी, भाई चंद्रमा तो नज़दीक होता है, हालांकि सूर्य बहुत दूर है, लेकिन चंद्रमा तो नज़दीक है पृथ्वी से, और इसके नज़दीक होने की वजह से ये क्या करता है कि पृथ्वी से अपनी ओर जो है कि खींचता है। और इस अवस्था में क्या होता है, जो समुद्र के ऊपर, यानी पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र होता है, वो इस चंद्रमा की ओर खींचा चला जाता है। इस चंद्रमा की ओर खींचा जाता है, तो जस्ट इसके अपोजिट पृथ्वी अपने बल को रोकने के लिए, यानी अपनी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पीछे की ओर बल लगाती है, जिसे सामान्यतः अपकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं।
और चंद्रमा के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसे हम कहते हैं चंद्रमा का आकर्षण बल। तो इस तरीके की स्थिति पैदा होती है और ऐसे में क्या होता है, जो ये जल आपका अधिक हो रहा है यानी चंद्रमा की ओर जा रहा है, तो इसको हम कह देंगे जल का विस्तार हो रहा है अर्थात ज्वार उत्पन्न हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गहरा हो रहा है यानी कि जल की क्या हो रही है, जल स्तर में कमी हो रही है, तो इसको हम कह देते हैं भाटा। अब यहाँ पे आपको समझना है दो प्रकार के ज्वार उत्पन्न होते हैं, ज्वार मतलब ज्वार नहीं ज्वार। कैसे, एक तो अगर चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा है और अपकेंद्री बल कम है, यानी पृथ्वी के द्वारा खींचे गए बल, ये जो बल है इसकी वैल्यू अगर कम है और चंद्रमा के आकर्षण बल की वैल्यू ज्यादा है, तो इससे डायरेक्टली एक प्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होता है। कौन सा? प्रत्यक्ष ज्वार। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट इसी समय अपकेंद्री बल इस पॉइंट पे जो है कि ज्यादा होता है, चंद्रमा का आकर्षण बल यहाँ पे कम होता है, तो एक अप्रत्यक्ष ज्वार भी उत्पन्न हो जाता है। तो सिंपल बात है, जहां पे चंद्रमा सामने होता है उधर के एरिया में क्या होता है, चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा, अपकेंद्री बल कम। लेकिन जिधर पृथ्वी अपकेंद्री बल लगा रही वहां पे इसका अपकेंद्री बल ज्यादा और चंद्रमा का आकर्षण बल कम हो रहा है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष ज्वार कह देते हैं। तो दो प्रकार के ज्वार उत्पन्न हुए और इन दोनों ही अवस्थाओं में एक भाटा यहां पर एक भाटा यहां पर, इसका मतलब हो गया एक्सियल रिएक्शन। चंद्रमा ने अपनी ओर खींचा, एक्शन किया, पृथ्वी ने उसका जवाब देने के लिए रिएक्शन खींचा, उसने अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं एक्शन रिएक्शन का लॉ, जो कि अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल से संबंधित है, मतलब आकर्षण बल से। अब इसके आगे अगर हम देखते हैं, इस प्रकार न्यूटन के संतुलन सिद्धांत के अनुसार आकर्षण बल जो चंद्रमा का है, अपकेंद्रीय बल जो पृथ्वी का है, इनके अंतर से उत्पन्न ज्वार उत्पादक बल के प्रभाव से ही एक ही समय में दो बार ज्वार और दो बार भाटा उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? एक ही समय में दो बार ज्वार उत्पन्न हो जाता है और दो बार भाटा उत्पन्न हो जाता है। तो ये स्थिति इनकी बनती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सौर मंडल में चार स्थितियां बनती हैं। कौन सी स्थिति बनती है? चार स्थितियां बनती हैं। जैसे अगर यहाँ पे सन की बात कर लें, ये तो हमारे सौर मंडल का सूर्य क्या मुखिया हो गया और ये एक जगह स्टेबल होता है, ये हिलता नहीं है कहीं पर भी। और साथ ही साथ पृथ्वी क्या करती है, इसका चक्कर लगाती है। लेकिन एक स्थिति ये भी तो होती है, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला जो उसका उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, तो इसी तरीके से तो घूमता है। मान लो चंद्रमा यहाँ से घूमते घूमते यहाँ चला आएगा, फिर यहाँ से घूमते घूमते यहाँ चला आएगा, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ चला आएगा, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ चला आएगा। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, और पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कुछ स्थितियां पैदा होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने, एक स्थिति तो ये होती है जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक समकोणिक स्थिति आ जाती है। ध्यान देना, कौन सी स्थिति आ जाती है? समकोणिक स्थिति। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटर कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको समकोणिक स्थिति। कैसे बन गई? पृथ्वी की तरफ से ऊपर चंद्रमा आ गया और साथ में सामने उसके सीध में कौन आ गया? सूर्य आ गया। तो ऐसी स्थिति में ये 90 डिग्री बन रहा है। अब ध्यान देना कि सूर्य का प्रभाव, सूर्य का आकर्षण बल और चंद्रमा का आकर्षण बल, इन दोनों का आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसको तो अभी बता देंगे। तो ये चीज समझ में आ गई कि समकोणिक स्थिति का मतलब क्या हो गया, जब चंद्रमा और सूर्य कुछ इस तरीके से समकोणिक स्थिति बनाते हैं पृथ्वी के साथ। लेकिन एक और स्थिति बनती है जिसको हम लोग सिजगी कहते हैं। वो कब बनती है? जब सूर्य आपका यहाँ पे है, फिर यहाँ पे पृथ्वी आपका है और यहाँ पे चंद्रमा है। लेकिन चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, ये तीनों एक ही सीध में है। किसमें है दोस्तों? एक सीध में है। लेकिन ऐसे में दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो बनती है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के, जिसको हम लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया, अर्थात सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। तो हम पृथ्वीवासी क्या सोचते हैं कि सूर्य भगवान पे लगता है कोई संकट आ गया, इसीलिए उनका प्रकाश आज हमारे तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसे कह देते हैं। और एक स्थिति होती है जब चंद्रमा पीछे चला जाता है अपोजिशन में, अर्थात क्या होता है कि चंद्रमा के ऊपर जो है कि पृथ्वी की छाया बन जाती है और ऐसा लगता है कि चंद्र ग्रहण हो गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो ये तीनों, दोनों ही कंडीशन में आप देखोगे एक ही सीध में तो देखने को मिल रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं सिजगी की स्थिति। अर्थात सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही सीध पर जब होते हैं तो चंद्रमा एवं सूर्य के ज्वार उत्पादक बल के सम्मिलित प्रभाव से ज्वार अधिक ऊंचा उत्पन्न होता है और भाटा भी अधिक गहरा होता है। अर्थात दीर्घ ज्वार कहलाता है ये, और जो कि एक महीने में 2 बार आता है सामान्यतः। कैसे? मान लो ये वाली स्थिति पे अभी चंद्रमा है, ये सब कुछ नहीं है, अब इसको छोड़ दो, ये कल्पना होगी ना, क्योंकि चंद्रमा एक बार में एक ही जगह तो होगा। अब यहां से चंद्रमा अपना फोर्स लगा रहा है, सूर्य अपना फोर्स लगा रहा है। अब ऐसे में पृथ्वी के पास ये चुनौती आ जाती है कि भाई वो कहां कहां संभालेगी। अब केंद्रीय बल किधर लगाएगी? अगर इधर लगा रही है तो इधर सूर्य खींच ले रहा है, इधर लगा रही है सूर्य के अपोजिट तो इधर चंद्रमा खींच ले रहा है। इसकी वजह से पृथ्वी पर 2 बड़े बड़े ज्वार उत्पन्न हो जाते हैं, एक होता है चंद्रमा की तरफ और एक होता है सूर्य की तरफ, और यहां पे भाटा उत्पन्न होते हैं 2 बड़े बड़े। तो इन्हीं को कहते हैं दीर्घ ज्वार और दीर्घ भाटा, जो कि
एक महीने में 2 बार आते हैं। कब आते हैं 2 बार? एक स्थिति तो ये हो गई, और एक कब होगी? जब ये चंद्रमा घूमते घूमते, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिन में कर लेता है, तो एक स्थिति ये आ जाती है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे सीध में आ जाते हैं। तो इस वजह से सिजगी की स्थिति में आपको दीर्घ ज्वार और दीर्घ भाटा देखने को मिल जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब जैसे यहाँ पे देखो, सिंपल मैंने क्या किया, अलग अलग करके पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पे ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा की स्थिति ये वाली है। अभी हम ये वाली बात करेंगे सिजगी की, जिसमें क्या होगा, चंद्रमा भी खींच रहा है अपनी तरफ, सूर्य भी खींच रहा है, चंद्रमा भी खींच रहा है, सूर्य भी खींच रहा है। इससे क्या हुआ कि, और इनको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी ने एक पीछे बल भी लगाया, जिसको अपकेंद्री बल कहते हैं। अर्थात चंद्रमा और सूर्य के उत्पन्न अपकेंद्री बल अर्थात आकर्षण बल से दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, क्योंकि इनका बल संयुक्त रूप से ज्यादा हो जाता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। एक और कंडीशन आती है दीर्घ ज्वार की, वो कब होती है, जब चंद्रमा यहां हो जाता है, सूर्य यहां रहता है और बीच में पृथ्वी रहती है, तो एक बल इधर खींच रहा है, एक बल इधर खींच रहा है। इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल से भी दीर्घ ज्वार उत्पन्न हो जाता है, यानी सूर्य के आकर्षण बल और चंद्रमा के कारण उत्पन्न अपकेंद्री बल का प्रभाव मिलने से दीर्घ ज्वार की स्थिति हो जाती है। तो दो कंडीशन देखी हमने सिजगी की, एक अपोजिशन वाली और एक कंजक्शन वाली, कि जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो 2 बार ऐसा होता है कि दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन कुछ स्थितियां और भी तो होंगी, जब आपका समकोणिक स्थिति होती है, ये वाली स्थिति। यहां की स्थिति कौन डिस्कस करेगा भाई? यहां भी तो आप देखोगे, यहां पे चंद्रमा अपनी ओर खींच रहा है बल को, यहां सूर्य अपनी ओर खींच रहा है, पृथ्वी बेचारी अकेली पड़ गई है। और ऐसे में जो Fr है, अगर आप देखोगे पृथ्वी का जो फोर्स है, इस पे आप देखो F1 प्लस F2, ये जो है कि पूरी तरीके से क्या लग रहा है, पूरा फोर्स लग रहा है। और इसी स्थिति को हम कहते हैं समकोणिक स्थिति। चाहे आप इसको ऊपर वाले समकोणिक स्थिति को देख लो या फिर नीचे वाली समकोणिक स्थिति, कोई सी भी एक देख लो। ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न होता है, जिस अक्ष पर चंद्रमा के ज्वार उत्पादक बल का प्रभाव उस अक्ष पर सूर्य के ज्वार उत्पादक बल का प्रभाव नहीं होता है, तो सामान्य ऊंचाई से कम ज्वार होता है और भाटा की गहराई भी कम होती है। और इस प्रकार के लघु ज्वार की उत्पत्ति भी महीने में 2 बार समकोणिक स्थिति के समय हो जाती है। ठीक है, 2 बार उत्पन्न हो जाती है। और इसी में एक और टर्म्स आती है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं उपभू और अपभू। ये 2 ज्वार होते हैं, हालांकि नाम एक ही है, बस फर्क क्या है, उपभू का मतलब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट आ जाता है तो ज्वार अधिक ऊंचा हो जाता है दीर्घ ज्वार के रूप में। ऐसा क्यों? जब भाई चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा निकट रहेगा तो कहीं ना कहीं फोर्सफुली तरीके से पूरी ताकत लगा के क्या करेगा, खींच लेगा अपनी ओर, और इससे क्या होगा, दीर्घ ज्वार उत्पन्न हो जाएगा। वहीं अपभू का मतलब हो जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा दूर हो जाता है तो ज्वार को खींचने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वो थोड़ी कम हो जाती है चंद्रमा की, जिसकी वजह से ज्वार कम ऊंचा उठता है, यानी लघु ज्वार हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो उपभू ज्वार है वो ज्यादा ऊंचा उठता है अपभू की अपेक्षा। कई बार होता है प्रीलिम्स के एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस, आरओ में और यूपीएससी में भी इवन की इस तरीके की भाषा का ही प्रयोग कर लिया जाता है कि उपभू ज्वार के दौरान लघु ज्वार आता है जबकि अपभू ज्वार के दौरान दीर्घ ज्वार आता है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो मैं कहूंगा नहीं दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उपभू के समय लघु नहीं बल्कि दीर्घ ज्वार आता है, क्योंकि उपभू में पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होता है चंद्रमा और अपभू में क्या होता है, पृथ्वी से ज्यादा दूर होता है, इसलिए वहां पे लघु ज्वार उत्पन्न होता है। तो ये छोटा सा एक प्रीलिम्स के लिए कॉन्सेप्ट था जो आपका रह गया था, जिसमें मैंने बात की आपसे लघु मतलब ज्वार और भाटा की उत्पत्ति। अब हमारा अगला जो टॉपिक है जो रह गया है, इसको भी अभी कंप्लीट करेंगे, जिसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन या तापीय विलोमता। तो यहाँ पर अगर आप टॉपिक को देख रहे हैं तो स्पष्ट भाषा में मैंने लिखा है कि तापीय विलोमता का जो सीधा संबंध होता है वो होता है आपके कोहरे निर्माण से। दोस्तों, कोहरे का निर्माण कब होता है? सर्दियों में होता है। लगभग नवंबर दिसंबर से जब सर्दियां शुरू होती हैं तो दिसंबर में, जनवरी में, इवन कि फरवरी तक में भी, कुछ दिनों तक, स्टार्टिंग के फरवरी तक भी कोहरे का निर्माण होता है। कोहरा इवन कि इतना घना हो जाता है लास्ट दिसंबर या जनवरी में कि आपको विजिबिलिटी 0 हो जाती है। आपको अगले 10 कदम का भी नहीं दिख रहा होता है कि सामने कौन आ रहा है। बाइक वाइक से अगर आप कहीं जा रहे हो तो बहुत ही घना कोहरा पड़ता है। लेकिन ये कोहरा क्यों पड़ता है? गर्मियों में क्यों नहीं पड़ता है? वर्षा ऋतु में क्यों नहीं पड़ता है? केवल 2 ही 3 महीने में क्यों पड़ता है? इसके पीछे का साइंस आपको जानना चाहिए, अर्थात ज्योग्राफी क्या कहती है। तो देखिए, कारण क्या है, एक तो परिभाषा की बात होगी और एक प्रकार की। प्रकार में अगर आप देखोगे तो आप जो कोहरा देखते हो सतह की समीप विलोमता होती है, इसलिए भी कोहरा पड़ता है। अदरवाइज क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में भी विलोमता होती है, इसलिए भी कोहरा पड़ता है। तापीय विलोमता का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम समझेंगे।
ठीक है। तापीय विलोमता का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि ये आपका स्थल खंड है। क्या है दोस्तों, ये आपका स्थल खंड है जहां पे आप रहते हैं, जहां पर्वत पठार वगैरह सारी चीजें हैं। चलो मैं इतना लंबा नहीं बनाता हूं, मैं थोड़ा छोटा करता हूं ताकि चीजें और आपको दिखनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। चलो ये रहा आपका स्थल खंड। अब मुझे एक बात बताओ, स्थल खंड है यानी ये सतह है जो हमारी पृथ्वी की है। जब इससे आप ऊपर जाते हैं, वो पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, मैंने आपको पढ़ाया था जलवायु विज्ञान में, क्लाइमेटोलॉजी में, कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की परतों में जा रहे हैं, यानी क्षोभ मंडल में जा रहे हैं, फिर समताप मंडल में जा रहे हैं, फिर मध्य मंडल में जा रहे हैं, तो ऊपर जाने पर सामान्यतः तापमान में क्या होता है, गिरावट आती है। और यही चीज तो मैंने आपको बताई थी, वर्षा के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ने लगती है और तापमान का मान गिरावट होता जाता है। और एक ऐसा समय आता है जब तापमान इतना अधिक गिर जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूरी 100% हो जाती है, अर्थात वायु पूरी तरीके से संतृप्त हो जाती है, और फिर वहीं से संघनन की प्रक्रिया होने के पश्चात वर्षा के लिए आदर्श दशाएं तैयार हो जाती है। तो वहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिस्कस किया था, जो वर्षा के लिए स्थिति का निर्माण करती है। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो वर्षा की मात्रा डिसाइड करेगी और कोहरे की मात्रा डिसाइड करेगी कि कितनी अधिक मात्रा में वर्षा होगी। स्थिति निर्माण करने का काम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है, लेकिन कितनी मात्रा में वर्षा होगी या कितनी मात्रा में कोहरा पड़ेगा ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताता है। अब यहां से क्षोभ मंडल की तरफ जब आप जाते हो तो सतह के तापमान में गिरावट आती है। नॉर्मल बात है भाई, आप स्थल खंड पे हो तो यहाँ पे तापमान ज्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपके तापमान में गिरावट आएगी। और धीरे धीरे जैसे ही आप क्षोभ मंडल से ऊपर जाते हो समताप मंडल की तरफ, तो अचानक से क्या होता है, ताप ह्रास दर में व्युत्क्रमण हो जाता है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ने लगता है। भाई जब पृथ्वी से ऊपर जा रहे हो, क्षोभ मंडल में जा रहे हो, तो तापमान गिरता हुआ दिख रहा, लेकिन जैसे ही आप क्षोभ मंडल से समताप मंडल की तरफ गए तो फिर से तापमान बढ़ने लग गया, अर्थात कि टेम्परेचर बढ़ने लगा। और फिर आप दोबारा क्या करते हो, जब दोबारा मध्य मंडल की तरफ जाते हो समताप मंडल से निकल के, तो वहां देखते हो कि फिर से तापमान में गिरावट होती है। तो ये क्या लफड़ा है भाई, लफड़ा क्या है, तो सीधे समझ लो, आपका लफड़ा ये है कि भाई आप ऊपर, मतलब कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो क्षोभ मंडल में, आपके तापमान में गिरावट हो रही है, फिर समताप मंडल में जा रहे हो, फिर तापमान अचानक से बढ़ने लगा, और फिर दोबारा आप मध्य मंडल में गए तो आपके तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिलने लगी। तो ये कंडीशन नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए हम दो अलग अलग तरीके की बात करेंगे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में अगर हम देखते हैं तो सामान्यतः सतह क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, ऊपर जाने पे थोड़ी सी ठंडी होती है, और ऊपर जाने पे थोड़ी ठंडी होने लगती है, और ऊपर जाने पे बिल्कुल कोल्ड हो जाती है। ये तो गर्मी की ऋतु हो गई, यानी ग्रीष्म ऋतु का ये कॉमन फिनोमेना हो गया। लेकिन सर्दियों में क्या होता है दोस्तों, सर्दियों में आप सतह से ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर में गिरावट आने से क्या होता है, कूल हो जाता है, यानी ठंडक होती है, महसूस होती है, या स्थल खंड पे भी कह दो आप ठंडी होती है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं स्थल खंड से, तो क्या होता है, हमें गर्माहट देखने को मिलती है, टेम्परेचर में अचानक वृद्धि होती है, फिर और ऊपर जाने लगते हैं तो फिर से हमारा जो है कि ठंडा हो जाता है। तो तापीय विलोमता का मतलब हो गया जब दो ठंडी परतों के बीच में एक गर्म परत जब फंस जाती है, तो इसी को हम कहते हैं तापीय विलोमता। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या, तापमान कम, यहाँ भी तापमान कम, तो मध्य मंडल में तापमान कम, क्षोभ मंडल में तापमान कम, लेकिन इसके बीच में ये गर्म मंडल फंस गया, यानी कि समताप मंडल फंसा हुआ है जो टेम्परेचर क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब क्या होगा, शीत ऋतु में जो तापीय विलोमता होती है उसका परिणाम यही होता है। अब जैसे मान लो कूल, फिर वार्म, फिर कूल, तो इसका मतलब क्या होगा, डायबिटिक शीतलन होगा। यहाँ पे डायबिटिक शीतलन क्या होता है ये मैंने याद करो जरा, क्लाइमेटोलॉजी में जहां पे वर्षा के लिए एडियाबेटिक डायबिटिक एडियाबेटिक डायबिटिक कई बार मैंने चिल्लाया था। यानी ये हवाएं जब ठंडी होती हैं तो टेम्परेचर में गिरावट आता है, और इसकी जस्ट अपोजिट होने वाला रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और वायु संतृप्त होती है, वायु संघनन होती है, बादलों का निर्माण होती है। बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। बादलों के निर्माण होने के बाद ग्रीष्म ऋतु में तो आपने देखा था वर्षा होती है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में कोहरा बनेगा सतह पर, और ये कोहरा कितनी बड़ी मात्रा में बनेगा, कितना ज्यादा बनेगा, कितनी देर तक रहेगा, ये सभी कुछ तय करता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता तय करती है, न कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसे तय नहीं करती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पे अगर हम देखें, इन शॉर्ट अगर हम समझने का प्रयास करें कि भाई सामान्य नियम के विरुद्ध हो जाती है ये प्रक्रिया, अर्थात सामान्य नियम क्या कहता है कि ऊंचाई वृद्धि, ऊंचाई बढ़ने पर, यानी हम सतह से जब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर गिरना चाहिए, लेकिन इसकी जगह क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने लगा। इसी को तो हम कहते हैं तापीय विलोमता हो गई भाई। ग्रीष्म ऋतु में आप जैसे जैसे स्थल खंड से ऊपर जा रहे हो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आपका तापमान तो कम होता जा रहा है,
लेकिन सर्दियों में अचानक क्या हुआ कि ऊपर जाने पे तापमान क्या हुआ, अचानक से थोड़ी दूर तो गिरा, फिर अचानक से तापमान बढ़ने लग गया। अर्थात तो ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ तापमान को गिरने की जगह बढ़ गया, और यही होता है तापीय विलोमता। तापीय विलोमता उत्पन्न हो गई, अर्थात ठंडी वायु के ऊपर क्या हो गई, गर्म वायु, और इस गर्म वायु के ऊपर फिर ठंडी वायु आ जाती है। तो क्षोभ मंडल में तापीय विलोमता से ठंडी वायु के संपर्क में आने वाली जो गर्म वायु है, इसका डायबिटिक शीतलन हो जाता है। और डायबिटिक शीतलन होने के बाद ये पूरी प्रक्रिया चलती है जिसमें आपका कोहरा बनने की स्थिति हो जाती है। अब ये कितनी प्रकार से विलोमता होती है, जरा यहाँ पे देख लो। एक विलोमता होती है आपकी रेडिएशन इन्वर्जन यानी विकिरण विलोमता, फिर एक होती है वायु अपवाह प्रतिलोम, फिर एक अभिवहन विलोमता, और अगर क्षोभ मंडल में देखें तो संवहनी विलोमता, वाताग्रीय विलोमता और वायु के आरोहण की विलोमता। तो ये अलग अलग तरीके से आपकी तापीय विलोमता होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोहरे बनने की स्थिति बनती है। अब जरा हम एक एक करके विकिरण विलोमता की बात करते हैं। तो भाई विकिरण विलोमता का मतलब क्या है, सतह के पास आप देखोगे, सतह के पास अगर सर्दियों की बात करें तो यहाँ पे कौन सी वायु है, ठंडी वायु है, क्योंकि सर्दियों में तो हाई प्रेशर बन जाता है, पृथ्वी की सतह पे टेम्परेचर कम होता है, इसका मतलब हाई प्रेशर बन गया। लेकिन इन सतहों के ऊपर संपर्क वाली वायु कैसी है, वो गर्म वायु है। अर्थात शीत ऋतु में दीर्घकालिक जो रात्रि होती है, जो लंबी रातें होने लगती है, क्योंकि शीत ऋतु में तो लंबी रातें होती हैं, यानी 6 बजे अंधेरा होने लगता है और सुबह 8 बजे तक 7 बजे तक अंधेरा ही रहता है एक तरीके से। तो शीत ऋतु में दीर्घकालिक रात्रि शांत और शुष्क वायुमंडल में पार्थिव विकिरण द्वारा अधिक सतह ठंडी हो जाती है। बिल्कुल ये ठंडी हो गई, और सतह के संपर्क में आने वाली वायु ठंडी होने से विकिरण की विलोमता उत्पन्न हो जाती है। कैसे, क्योंकि ये जो सतह के संपर्क में आने वाली वायु क्या होगी, ये भी ठंडी होने लगती है। तो ध्रुवीय प्रदेश के हिमाच्छादित सतह पर कोहरा का निर्माण होता है, एक सामान्य विशेषता मानी जाती है। और अन्य क्षेत्रों में शीत ऋतु के समय विकिरण की विलोमता पाई जाती है। यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हिमाच्छादित सतह है, वहां पे तो नॉर्मल है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे वहां पे तापमान गिरता जाएगा और वहां की संपर्क वाली पवनें भी ठंडी होती जाएंगी। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा के मैदान है या दक्षिण भारत के मैदान है, यहाँ पे शीत ऋतु में यह विकिरण विलोमता का अर्थ माना जाता है। कैसा, विकिरण विलोमता का। अब ऐसे ही अगर आप वायु अपवाह विलोमता देख लो, जैसे अगर आप देखोगे कि पर्वत है, ये पर्वत है, और ये क्या है दोस्तों, बीच में ये घाटी है। तो आप देखोगे पर्वत के शीर्ष पर तो ठंडी वायु देखने को मिलती है, लेकिन घाटी में क्या होती है, जब ये ठंडी वायु नीचे की ओर उतरती है तो यहाँ की जो गर्म वायु होती है ना घाटी की, ये ऊपर भाग जाती है। जैसे मान लो कि जब जैसे जैसे रात होती है तो ठंडी वायु क्या होती है, घाटी पर से उतर के नीचे आ जाती है, घाटी पर से उतर के नीचे आ जाती है, और जो घाटी में दिन भर की जो गर्म वायु थी वो तुरंत यहाँ से रिप्लेस होकर ऊपर चली जाती है। यानी ठंडी वायु आ गई घाटी में और इसके ऊपर गर्म वायु आ गई, और ऊपर ठंडी वायु पहले से ही है, तो दो ठंडी वायु के बीच में गर्म वायु पहाड़ी क्षेत्रों में फंस गई। इसका मतलब है कि पर्वतीय क्षेत्र रात्रि में शिखर की ठंडी वायु भारी होने के कारण घाटी में प्रवेश कर जाती है नीचे की ओर, और घाटी की गर्म वायु ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है सतह से, और इससे भी विलोमता उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से घाटी में कोहरे का निर्माण हो जाता है। तो कोहरे का निर्माण कहाँ कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे स्थल खंड पे क्या हो रही है, ठंडी वायु है, उसके ऊपर गर्म वायु है, और उसके ऊपर एक ठंडी वायु है, जिसकी वजह से दो ठंडी वायु के बीच में गर्म वायु लॉक्ड हो जाती है, अर्थात फंस जाती है, तभी आपके कोहरे का निर्माण होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको अगर एक बार आपने इसको सही से समझ लिया, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं और समझा भी रहा हूं, तो आपको फिर आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे संबंध में। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, क्या लिख रहा है, अभिवहन विलोमता, क्या लिख रहा है, एडवेक्शन। इसमें क्या होता है, ठंडी सतह के ऊपर गर्म वायु का जब क्षैतिज प्रवाह होता है तो कोहरे के निर्माण के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी प्रकार की आप विलोमता देखोगे, ठंडी सतहों के ऊपर जो गर्म वायु आ जाती है और उसके ऊपर फिर और ठंडी आके फंस जाती है, जिसकी वजह से इसी को हम क्या कहते हैं कि अभिवहन विलोमता होगी। जैसे मान लो ये स्थल खंड है, अब यहाँ पे ठंडी वायु है, लेकिन इसके ऊपर अगर क्षैतिज दिशा में कोई गर्म वायु चल रही है तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, एक विलोमता हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम संवहनी विलोमता की बात करें, मान लीजिए ये आपका 0 से 30 डिग्री के बीच का हिस्सा है या 60 डिग्री मान लो, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सतह पर क्या होता है, सतह पर आप देखोगे कि गर्म और शुष्क वायु क्या होती है, ऋ जाने लगती है, और ठंडी वायु आपकी नीचे आने लगती है। ठंडी वायु क्या होता है, नीचे आने लगती है संवहनी तरंग के रूप में। तो इसका मतलब है निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु के समय में गर्म और शुष्क वायु का जब आरोहण होता है तो गर्म वायु ठंडी वायु के नीचे की ओर विस्थापित करती है, जिससे संवहनी विलोमता उत्पन्न हो जाती है। भाई गर्म वायु जब ऊपर चली जाती है तो ऊपर से ठंडी वायु को क्या करती है, नीचे धकेल देती है। तो सामान्यतः इसको संवहनी विलोमता कह देते हैं। लेकिन
अगर ये उपोष्ण कटिबंधीय जोन में देखोगे तो वायु के अवरोहण से संकुचन होता है, एडियाबेटिक ऊष्मन होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है, जैसे गर्म वायु ठंडी वायु की परतों के ऊपर आ जाती है, तापीय विलोमता हो जाती है। और इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, कोहरे का निर्माण हो जाता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें, अच्छा वाताग्री में क्या होता है, फ्रंट कहाँ बनते हैं, फ्रंटल 60 डिग्री पे बनते हैं, जहाँ पे पछुआ पवन और ध्रुवीय पूर्वी पवन या दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक गर्म और एक ठंडी, जब ये दोनों वायु आपस में टकराती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वाताग्र का निर्माण कहते हैं। अब जैसे मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, वाताग्र क्षय के बाद यहाँ पे ठंडी वायु सतह की ओर आ जाती है, क्योंकि गर्म वायु तो वर्षा करा के चली जाती है और गर्म वायु ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है, तो वाताग्र जनित भी यहाँ पे तापीय विलोमता बनती है। इसका मतलब एक सीधी भाषा में समझो, जहां जहां आपने विलोमता पढ़ी है, इसका मतलब वहां पे क्या बन रहा है, कोहरा बन रहा है। लेकिन उसके पीछे जो कारण था कि वाताग्रीय विलोमता की वजह से बन रहा है, संवहनी विलोमता की वजह से बन रहा है, क्षैतिज विलोमता की वजह से बन रहा है, पर्वतीय विलोमता की वजह से बन रहा है, तो ये सारे कारण आपने यहाँ पर समझ लिए कि किस तरीके से ये विलोमता बन रही है, और विलोमता का परिणाम ही होता है कोहरे का निर्माण होना। सामान्यतः यह विलोमता आपको शीत ऋतु में या सर्दियों के समय ही ज्यादातर देखने को मिलती है। तो ये था दोस्तों आपका तपस्या नोट्स दोस्तों, ठीक है। तपस्या नोट्स में आपने कंप्लीट किया है वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत ही बेहतर तरीके से। आप बताइएगा आप लोग कि नेक्स्ट सब्जेक्ट किस पे हम लोग लेक्चर लेके आए। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मिडिवल होना चाहिए या मॉडर्न होना चाहिए या आर्ट एंड कल्चर होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए या साइंस होना चाहिए, जो भी होना चाहिए आप बता दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट का नेम बता देना है, तो हम उसी सब्जेक्ट को लेकर इसकी अगली क्लास को शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम आईडी पे, हर जगह आप इसे शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक हमें सपोर्ट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।